अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 32 स्टार्ट करते हैं जी कैफ वन का। मैंने सोचा तो यही था आज के मैं आई IS 23 से पहले हमें अप्रूवल करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अप्रूवल का टॉपिक स्टार्ट करूंगा, बल्कि आधा तकरीबन कर लूंगा, लेकिन बस पता नहीं चला। एज यूजुअल आपको पता है, एक मिड ऑफ द ईयर रिवीजन का सवाल कराया, एक मैंने वो कल वाले सवाल के सब नोट्स बनवाए। तो फिर जब अप्रूवल का टाइम आया तो 20 मिनट बचे हुए थे, तो क्या कर सकते हैं आप, ये कुछ भी। अब कल इंशाल्लाह फिर अप्रूवल का फुल फ्लैज, आज इंट्रोडक्शन दे दिया अप्रूवल के, बुनियाद थोड़ी सी डाल दी है टॉपिक की। कल इंशाल्लाह फुल फ्लैज लेक्चर अप्रूवल का ही चलेगा। तो उसके बाद फिर मंडे को शायद हाफ लेक्चर लगे, पूरा भी लग सकता है। हाफ लगा तो फिर बाकी हाफ IS 23, नहीं तो फिर ट्यूजडे से IS 23 आ जाएगा। लेकिन ये ब्लेसिंग है, मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों के लिए, इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि हमने IS 23 करना है। और उससे पहले चूंकि अप्रूवल ने अब यूज होना शुरू हो जाना है, तो अप्रूवल पढ़ाना मैंने पहले बेहतर समझा यहाँ पर। तो 2 दिन ये हैं, 6-7 दिन बोरिंग कॉस्ट के हैं। इस टाइम के अंदर अंदर जो बच्चे लेट ज्वाइन करने वाले हैं किसी वजह से, जिनके पेपर पास नहीं हो पाए, तो वो बच्चे काइंडली इन क्लासेस को जो है वो इन पेंडेंसीज को रिमूव कर लें। ये अल्लाह की तरफ से उनको मौका मिला है, तो कोई प्लानिंग नहीं है मेरी, इत्तेफाक ही ऐसा हुआ है। तो अल्लाह की तरफ से इसको एक मौका समझे, शुक्र करते हुए आप इसको जो है वो, जितने लेक्चर्स हैं उनको एटलीस्ट IS 16 के 20-22 लेक्चर्स जो हैं वो तो आप 7-8 दिन में करें, जो रिपीटर्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, शुरू करते हैं जी। मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन, ये एक छोटा सा काम हमारा रहता था। इसी तरह से यार, ये सवाल होमवर्क में नहीं कर लेते आप लोग? आपको हो जाएगा। ये सवाल होमवर्क में करें। पहले देखा होगा ऐसा कोई सवाल? ये सवाल होमवर्क में किया था पहले? नहीं किया था? नहीं, ये सवाल असल में ना, ये सवाल होमवर्क में इसलिए नहीं दिया था कि आप टेस्ट वाले सवाल को आसानी से ना कर लेना। इसमें भी एक रीवैल्यूड एसेट बिका है और उसकी बुक वैल्यू अलग से, उसकी रियल अमाउंट अलग से दी हुई, जैसे कल वाले सवाल में थी। तो फिर मैं ये देता तो टेस्ट आसान हो जाता ना जरा, तो वहां पर थोड़ी मुश्किल पेश आई। खैर, अब कल डिस्कस कर लिया, तो ये सवाल किसी काबिल नहीं रहा आपके, मतलब बहरहाल करना तो है, ये नहीं कि काबिल नहीं, हम तो नहीं करेंगे। ये होमवर्क में कर लीजिएगा। पेज नंबर 462, क्वेश्चन नंबर 70 होमवर्क है। आमिर से कह दें ये पिछली क्लास को मैसेज करवा दे अभी। पेज 460, मैं क्या कह देता हूँ, याद रहेगा बस। 462, पेज 462, क्वेश्चन नंबर 70 होमवर्क। अच्छा, इधर देखें, हमारी कुछ चीजें इसमें रहती थी IS 16 में, जैसे फुली डेफिसिट एसेट का एक क्वेश्चन मैंने करवाना है। ये जब भाई दिल करेगा करवा देंगे, यानी कि अब अगले दिनों में ऐसे ही चलेगा, थोड़ा सा बस ये करते रहेंगे रोज, जैसे आज कर रहे हैं। आज थोड़ा फिर ज्यादा टाइम लग गया, असल में टेस्ट सवाल ही बड़ा हैवी था, कल पूरा नहीं हुआ तो आज कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये खड़ 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 समझ से बाहर है, समझ से बाहर है किताब में इस तरह से खोलना। सिंपल सी बात मैंने बताई है, फिलहाल देखने की जरूरत भी नहीं है। अभी पेज 462 पर 70 लिख लें, रजिस्टर पे घर जाके ढूंढ लेना, ठीक है। पेज 462 पे 70 होमवर्क में है, 71 अभी करवाने लगा हूँ। 72 रहता है, फिर 73 रहता है ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड, 74 रहता है रिवैल्यूएशन अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये कुछ चीजें हमारी पेंडिंग है, आगे तो IS 36 है जो हमने कर लिया हुआ, ठीक है ना। तो आ जाइए, आज मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन को कर लेते हैं जी। उसामा लिमिटेड परचेज अ पौधा फॉर 1000 मिलियन ऑन यकम जनवरी 2017। द प्लांट हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल विद नो रेजिडुअल वैल्यू। UL uses revaluation model for subsequent measurement of corporate plant equipment and accounts for revaluation on net replacement value method। हमने तो एक ही मेथड पढ़ा हुआ है ना जी, वही है, ठीक है। दूसरा तो आपको दिखाया, अभी सवाल ही नहीं करवाया, वैसे ना कभी वो टेस्ट हुआ है ना आई के अपने डाला हुआ है कोई सवाल, लेकिन हम कर लेंगे एहतियातन, ठीक है ना। बहरहाल अभी तक जो मेथड पढ़ा है, जो टेस्ट होता है वो यही है, नेट रिप्लेसमेंट मेथड, जिसके अंदर हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट हो जाती है एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, एसेट बुक वैल्यू पे आ जाता है और फेयर वैल्यू से कंपेयर करके सरप्लस या लॉस हम कैलकुलेट करते हैं। ये है रिवैल्यूएशन अंडर नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, ठीक है। अच्छा, the deal of revaluations performed by an independent firm of valuers are as follows। 1 April 17 रुपीज 1080। मसला क्या है? मिड ऑफ द ईयर का मतलब ये कतन नहीं समझो कि साल के एंड मिड में, मिड का मतलब ड्यूरिंग द ईयर होना चाहिए, तो ज्यादा सही लफ्ज होता है। यहाँ में लिखता ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यूएशन, ठीक है। रिवैल्यूएशन साल के, प्रैक्टिकली नॉर्मली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली तो साल के शुरू में या साल के एंड में रिवैल्यूएशन होती है। तो कभी कभार ऐसा अगर हो जाए सवाल के अंदर, तो आपको करना तो आता हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ये पहले साल ही ऐसा हो, ये कभी 17 खरीदा था, पूरा 17 ना होता रिवैल्यू, 18 में जाके मिड में कहीं रिवैल्यू हो जाता, हो सकता था। लेकिन इस सवाल को जरा छोटा रखने के लिए पहले ही साल मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन कर ली, कॉन्सेप्ट सिखाना था ना, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट वैसे है, जनरल एंट्रीज कर दें, अगले समय चलिए, असल में वो पता नहीं क्या फॉर्मेटिंग वैसे जी। रिक्वायरमेंट है, जनरल एंट्रीज करनी है और नोट बनाना है PPE का। हम तो दोनों चीज आपको पता है अलग अलग करते हैं। हम तो एंट्री देख के तो ना लेजर बनाते हैं, ना एंट्री देख के हम नोट बनाएंगे, क्योंकि कुछ भी अलग से मांगा जा सकता है, तो हम अलग अलग ही देखकर चलते हैं। लेकिन सबसे पहला काम आपको पता ही है, सबसे पहला काम वर्किंग है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो रिजल्ट के बाद तशरीफ लाए जरा इस क्लास में बता दें? 5-7 इधर चले, फिर देख लें। मैं आपको बता रहा हूँ 6-7 दिन में अगर आपने ना वो बैकलॉग निकाला ना, तो फिर बाद में फिर आप रह जाओगे, ठीक है ना। तो अल्लाह की तरफ से आने वाले मौके का शुक्र यही है कि आप ये मोटिवेशन मिल लीजिए क्लास के बाद कल। अच्छा जी, तो क्या कह रहा था मैं, सबसे पहला काम वर्किंग जरूरी है, ठीक है। चाहे जर्नल एंट्रीज करनी हो, चाहे लेजर बनाने हो, चाहे नोट बनाना हो, पहला काम क्या है? वर्किंग। चलो वर्किंग करते हैं। ये देना है जरा, सही से नहीं मिटा हुआ ये। ओके, वर्किंग नंबर 1, डेट
डिस्क्रिप्शन, एसेट का नाम है प्लांट। अच्छा, वर्किंग में एसेट भी लिख ले, कोई मसला नहीं है। हाँ, नोट बनाते हुए या जर्नल एंट्रीज करते हुए वहां पे आपने एसेट नहीं लिखना, ठीक है? ओके जी। प्लांट, रीवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। किस दिन एसेट खरीदा? यकम जनवरी 17 पर, कॉस्ट थी 1000, ठीक है? आसान काम है, पहले जरा वर्किंग देख ले फिर कर लीजिएगा, 1 मिनट का पॉज ले लेंगे, ठीक है? साथ साथ जरा कैलकुलेट करें। 31 दिसंबर 2017 आएगा? नहीं नहीं नहीं, उससे पहले कुछ हो गया आज। 31 मार्च पे रोको, एसेट को डेप्रिशिएट करके यहां तक लाओ। 31 मार्च से बुक वैल्यू निकालो और 31 मार्च यानी यकम पहले की बात होती है, इस दिन एसेट को रीवैल्यू करना है। तो 31 दिसंबर तक अभी नहीं जा रहा, रोक दें 3 महीने डेप्रिशिएट करके। तो 31 मार्च, हाँ सही है, 31 मार्च 2017 पर डेप्रिसिएशन लेंगे कितने महीने की? कॉस्ट है 1000, प्रेजेंट वैल्यू सवाल में गिवन नहीं, रिवाइज कर लेना, ठीक है? तो एक तो ये एंड वालों की टेंशन जाने लगी रहती है मुझे जी। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, सवाल में यूजफुल लाइफ गिवन है जी। हाँ, यूजफुल लाइफ ऑफ 10 इयर्स एंड नो रेजिडुअल वैल्यू, तो डिवाइडेड बाय 10। हाँ जी, 100। क्यों? जब आप ईयर्स से डिवाइड करते हैं, याद करें बचपन में जो फॉर्मूला पढ़ा था आपने, वो डेप्रिसिएशन, पहला दूसरा लेक्चर था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो था स्ट्रेट लाइन में, वो पर ईयर निकलता था। जब आप ये करते थे, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ माइनस रेजिडुअल वैल्यू भी करते थे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ जब आप करते थे, तो ये पर ईयर डेप्रिसिएशन आती थी, ठीक है ना? तो ये पर ईयर डेप्रिसिएशन आई क्योंकि ईयर्स से डिवाइड किया। अगली किसी बात की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है ना जी? ये ईयर से डिवाइड करेंगे तो पर ईयर सालाना डेप्रिसिएशन आएगी। तो अगर सालाना 1 साल की डेप्रिसिएशन है तो हमें तो 1 साल की डेप्रिसिएशन चाहिए, हमने तो इसको 3/12 करना है, तो 3/12 25, ठीक है जी? ये 20 के 2 बतख बन गया था जी, 25 भाई। वो मेरे कोने वाले भाई दरवाजे के सामने वाले, ये नजर आ रहा है इसलिए लिखा हुआ जो इधर से आपको भाई, और ये पहलवान आपको, ओके, बाकी नजर बाकी को इलाज कराना चाहिए। अच्छा जी, तो 25 माइनस हो गया तो 975 बुक वैल्यू। अब असल में ना असूल वही है, रीवैल्यूएशन मर्जी होती रहे, हमने रीवैल्यूएशन के दिन बुक वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपेयर करना होता है। अब 31 मार्च या अप्रैल पे हमें रीवैल्यूएशन करनी थी, तो उस दिन की बुक वैल्यू निकाल ली। अब उस दिन खड़े होके रीवैल्यूड अमाउंट 1080 है, इसको करना है वर्किंग में कैसे ट्रीट, एक लाइन छोड़ देनी है खाली, यकम अप्रैल लिख लो, एक लाइन खाली छोड़ो, और इसी दिन रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेते हैं 1000 तुसी लो, तो जी 105 रीवैल्यूएशन सर्कल 105, ठीक हो गया जी? उसके बाद बस और तो कुछ नहीं करना, और तो कुछ नहीं, हाँ और तो कुछ नहीं करना, बस अब एसिड को इस्तेमाल करना है। अब बाकी के 9 महीने भी एसिड को इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो इस्तेमाल करेंगे तो डेप्रिशिएट होगा 31 दिसंबर 17, डेप्रिसिएशन 1000 तुसी डिवाइड अमाउंट आ गई, माइनस रेजल वैल्यू को होती तो माइनस कर देते, ठीक है? डिवाइड करेंगे रिमेनिंग लाइफ से, और रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पे खड़े होके, तो ठीक है? अब रिमेनिंग लाइफ निकालते हैं, ठहरो 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 ठहरो। अब लाइफ पास्ट पहले बताओ ना कितनी है? हाँ, लाइफ पास्ट है 3 मंथ्स। लाइफ पास्ट कितनी है जी? क्योंकि यकम जनवरी 17 को आने वाला एसेट 31 मार्च 17 पे खड़ा है, 3 महीने गुजर गए। अगर मैं इन 3 मंथ्स को ईयर्स में डिनोट करना चाहूं तो क्या करूंगा? 3/12 यानी 0.25 ईयर्स, तो ठीक है ना? समझ आती है बात? अगर 0.25 ईयर्स गुजर चुके हैं, रिमेनिंग निकालनी है, तो टोटल लाइफ कितनी थी जी? 10, उसमें से 0.25 ईयर्स, प्लीज प्लीज एक मिनट, 10 ईयर्स में से 0.25 ईयर्स माइनस करेंगे तो 9.75 ईयर्स आ जाएंगे। ये रिमेनिंग लाइफ किसी को समझ नहीं आ रही तो हाथ खड़ा करें और निकल जाए क्लास से। अच्छा जी, 9.75 ईयर्स रिमेनिंग लाइफ समझ आती है सबको? बता दो, नहीं समझ आए तो ना निकले, बता दो। सबको आ रही समझ? सबको आ रही समझ? तो डिवाइडेड बाय 9.75 ईयर्स, आंसर बताओ क्या? 9/12 करेंगे? 9/12 नहीं ना करेंगे, ये मेरा दोस्त मुझे मिल गया जिसको मैं ढूंढ रहा था। जब 9.75 से डिवाइड किया है तो ऑलरेडी 9 मंथ्स की डेप्शन होगी। अब सुनो, एक एग्जांपल से समझाता हूं, नहीं सही, एग्जांपल से समझाता हूं। एक एग्जांपल हमने की भी थी, पर वो डिफरेंस था थोड़ा सा कि मैंने स्टार्ट ऑफ द ईयर उसको बाय किया था, आज स्टार्ट ऑफ द ईयर बाय नहीं करते, ठीक है? हमने एक एसेट खरीदा, मिसाल के तौर पे यकम जनवरी 20 पे, नहीं खरीदा, बल्कि मैं बताता हूं कब खरीदा। फिलहाल तो एक एसेट हमने खरीदा, ये 20 का साल है, ये 21 है, ये 22 है, ये ना कहना अब ईयर एंड यकम जनवरी से 31 दिसंबर है, ठीक है ना? अच्छा, अब एक एसेट हमने खरीदा यहां पर यकम जुलाई, नजर नहीं आएगा ये, एक मिनट रुक जाए, यकम
जुलाई 20 पर एक एसेट हमने खरीदा, ठीक है। कॉस्ट है इस एसेट की 250 रुपए, रेजिडुअल वैल्यू इसकी है 0 और यूजफुल लाइफ है 2.5 इयर्स, ठीक है। अब बताओ 250 डिवाइड बाय 2.5 क्या आता है? 100। बोलो 100। ये 100 क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पूरे साल का, ये पूरे साल का एक्सपेंस है। 2.5 से डिवाइड करने का मतलब ये कतन नहीं है। देखो ऐसे भी कर लेते हैं, चलो एक एग्जांपल इससे भी आसान, फिर उधर जाते हैं थोड़ी सी मुश्किल की तरफ। हमने एक एसेट इधर यकम जनवरी 20 पे खरीद लिया, कॉस्ट थी उसकी 250 रुपए, उसको डेप्रिशिएट करना था तो 250 माइनस 0 डिवाइड बाय 2.5 साल इसकी लाइफ से 2.5 किया। अब यकम जनवरी को खरीदा है तो क्या आंसर आता है इसका? क्या आंसर? 100, पूरा 100 डेप्रिशिएट हो गया। फिर 21 के साल में भी पूरा 100 डेप्रिशिएट हुआ। अब जब 22 के साल में भी फॉर्मूला तो ही लगना है ना, तो बोलो 22 के साल में भी ऐसे ही होना है, 250 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2.5 तो हमने कर देना है। लेकिन अगर यहां पे भी 100 लिख दिया तो मुझे बताओ ये कितना डेप्रिशिएट हो जाएगा? 300 तो है ही नहीं। मकसद क्या? अगर 2.5 साल लाइफ वाला एसेट है तो 1 2 यहां पर 3 साल 2.5 साल इसके पूरे हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये सालाना डेप्रिशिएशन नहीं है, इसको 6/12 करना पड़ेगा, तभी यहां 50 आएगा। ये बात समझे हो? तो 2.5 से डिवाइड करने का मतलब ये कतन नहीं है कि 6 महीने की डेप्रिसिएशन आ गई। ये 9.75 डिवाइड करने का मतलब कतन ये नहीं है कि ये 9 महीने की डेप्रिसिएशन है। अगर आपने ईयर्स से डिवाइड करना है तो डेप्रिसिएशन जो ईयरली ही आएगी, पूरे साल की ही आएगी। फर्क सिर्फ ये पड़ जाएगा कि फिर एंड पे जो 3 महीने 6 महीने 9 महीने बचेंगे वो आखिरी साल के अंदर जाकर फिर डेप्रिसिएट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे ही ये वाली एग्जांपल इधर वाली देख लो, डिफरेंट कर देते हैं जी। यकम जुलाई को एसेट खरीदा, अब लाइफ है इसकी 2.5 साल, कॉस्ट है 250, मिसाल है मेरी, अच्छा ये सवाल में ढूंढते रहना, ये एग्जांपल है मैं खुद बता रहा हूं, ये कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू, ये लाइफ है, ओके। अच्छा तो 250 डिवाइड बाय 2.5 किया तो क्या आंसर आया? 100। लेकिन ये 100 क्या है? पूरे साल की डेप्रिसिएशन। ये एसेट हमारा पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा? 6/12, ठीक है। यहां डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? साल की डेप्रिसिएशन आएगी 50। अब अगले साल फिर यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन 6/12 नहीं करोगे क्योंकि अगले साल पूरा साल इस्तेमाल होगा तो 100, और फिर उससे अगले साल भी पूरा साल तो 100। अब बात समझ आई है? तो मकसद कहने का यह था, इतनी लंबी बात करके एंड में सिर्फ ये बात करनी थी कि 2.5 से डिवाइड होना, या बल्कि बारी बारी 2.5 से डिवाइड होने का मतलब ये कतन नहीं है कि ये 6 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी, ये आएगी पूरे साल की ही, 6 महीने पे करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही 9.75 से डिवाइड करने का मतलब ये कतन नहीं है कि ये डेप्रिसिएशन 9 महीनों की हो जाएगी, ये डेप्रिसिएशन साल की ही है, इसको 9/12 करना पड़ेगा। समझ आ गई है? इंटू 9 बच्चे ज्यादा है ना, सांस ही सारी ऑक्सीजन तो चूस जाते हैं। और हशर के साथ नशर कौन करेगा? 105, इसकी रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं होती, डिवाइडेड बाय 9.75 इयर्स, डिवाइड ये 9.75 एंड वालों 9.75 अगेन, ये पूरे साल की ट्रांसफर की फिगर बनती है, पूरा साल नहीं। 3 महीने डेप्रिसिएट हो चुका था एसेट, अभी सिर्फ 9 महीने डेप्रिसिएट हुआ, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी सिर्फ 9 महीने। वैसे यहां पे तो हम सोचते ही नहीं है, जो हशर वही नशर, इनटू 9/12 83 एंड 8 997। ये तो सही है ना? बस सवाल खत्म हुआ, क्योंकि रिक्वायरमेंट यहीं तक की ही है। वैसे इधर सुन लो, वैसे अगली बात, अगर अगले साल डेप्रिशिएट करते एसेट को तो क्या करते? 1080 माइनस 0/9.75 और फ्रैक्शन ना लगाते और वो पूरे साल की डेप्रिसिएशन होती, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं आप? वैसे ना ये काम हमने कई दफा पहले किया, अब साढ़े वाला काम हमें आता है, ठीक है ना। बस ये याद रखना, साढ़े, पौने, सवा ईयर्स अगर डिवाइड हो जाए तो 10.5, पौने 11, 8.5, इस तरह के साल अगर डिवाइड हो तो परेशान नहीं होना। साल से डिवाइड हुआ है तो डेप्रिसिएशन पर ईयर ही है, उसको आपने मंथली करना है अगर पूरा साल इस्तेमाल ना किया हो। मैंने प्रूव कर दिया छोटी सी एग्जांपल में, ठीक है। सही है ना? अच्छा जी, आप क्या जर्नल एंट्रीज कर लें? अच्छा मेरा दिल कर रहा है पहले डायरेक्ट नोट बनाए, ऐसे डायरेक्ट नोट बनाएंगे ना। जर्नल एंट्रीज पे आप नजरें डालते हैं, जर्नल एंट्रीज पे बड़े बदतमीज हैं आप लोग, आपने जर्नल एंट्रीज पे नजरें डालते हैं। हम वर्किंग से पहले डायरेक्ट नोट बनाते हैं, एंट्रीज तो करनी है, ठीक है। मैंने हालांकि पिछली क्लास में पहले जर्नल एंट्रीज की है, मैंने कहा ये देखो ये नहीं है, फिर भी देख रहे थे, तो बेहतर ये है कि नोट। कंपनी नेम कोई है? कंपनी नेम है ना, उसामा लिमिटेड। भाई ये जरा ये नाम ही नजर आए तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको क्या करना है देखिए आपने, ये तो आप बताइए, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17 जी। ग्रॉस कैरिंग नाम पे लिखवा दें, सॉरी एक आवाज आ गई, 2 चलेंगे तो 2 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नाम आ गया जी नोट का, ठीक है। आगे ये फॉर्मेट 1 मिनट में मैक्सिमम, जल्दी जल्दी बनाना जी। देखो फूल बूटे लगाना इज नॉट अ प्रेजेंटेशन फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग पेपर। मुझे तो प्रेजेंटेशन मैटर करती है, हाँ करती है, बट प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपने लिखा है अगले को समझ आ जाए, दैट्स इट बस, और कोई फूल बूटे बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्विकली करें, क्विकली, ठीक है, तेजी से। पहले सवाल से ही अगर स्पीड चुप के रखेंगे ना तो एंड तक सही रहेगा, वरना पता क्या होता है, पहले 2-3 सवाल बना के लिखते हैं, बना के हैं तजर्बाकार बच्चे आए बैठे ना, इसलिए मैं थोड़ी सी बातें डिस्कस करता हूँ पेपर वाली। पहले 2-3 सवाल बना के लिखते हैं, और जब आगे बढ़ता है पर्चा, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ती है, राइटिंग नीचे, और आखिरी 4-5 समय में तो खुद दोबारा देखने पर समझ नहीं आती क्या लिखा हुआ है, कि मैंने लिख क्या गया हूं। तो इससे बेहतर क्या है, एक तो नया बॉल पॉइंट ना हो, चलता हुआ बॉल पॉइंट हो जो प्रैक्टिस में चल रहा था, वो लेके जाएं, और वहां पे पहला ही सवाल स्पीड से करना है, शुरू से ही स्पीड को। तो ये
ये फॉर्मेट बनाना है, ये फूल बूटे नहीं बनाने, ऐसा हो के बस अगले को समझ आ जाए। स्पीड से बोलो। ओपनिंग, फिर एडिशन, फिर डिस्पोजल, था कोई नहीं, नाम भी लिखते तो काम चलता। ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन और क्लोजिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमें को बुला रहे हैं यार, ये मार्कर्स ताजे करने, आप मुझे जैसे ब्लैक मार्कर और देंगे एक और, ये सही ना चले फिर वापस आना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग, फिर ट्रांसफर भी है और डेप्रिसिएशन भी है। क्या सिखाया हुआ आपको? अगर रिवैल्यूएशन स्टार्ट ऑफ द ईयर हो तो पहले ट्रांसफर फिर डेप्रिसिएशन, और अगर एंड ऑफ द ईयर हो तो पहले डेप्रिसिएशन फिर ट्रांसफर। मिड हो जाए तो भी यही कर लेना, तरीका बता दूंगा। मिड हो जाए तो पहले डेप्रिसिएशन फिर ट्रांसफर। अब तरीका बता देता हूं आपको, ठीक है? तो पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और फिर ट्रांसफर, फिर डिस्पोजल हो सकता है कोई हो, और क्लोजिंग में, और इनका डिफरेंस बुक वैल्यू। आगे 3 चीजें हैं, मुफ्त वाले नंबर। ओके जी। कौन सा एसेट है जी हमारे पास? ये प्लांट है, प्लांट है। नोट बना रहे हैं हम 31 दिसंबर 17 का। ओपनिंग बैलेंस होगा फिर 1 जनवरी 17 पर। जो 1 जनवरी 17 पे खड़े होकर कभी नहीं कैलकुलेट करते, याद है ना? तो हम जाएंगे 31 दिसंबर 16 पर, तो जाकर देखेंगे तो हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा, कोई प्लांट नजर नहीं आ रहा। अभी बीज है, अभी वो उगा नहीं है प्लांट है। 31 दिसंबर 16 पे कोई एसेट नहीं है। मुंह बंद करो ना, समझ आइए ये बात है? ये सादा बात है। 31 दिसंबर, ये 1 जनवरी 17 में खरीदा है ना, तो 31 दिसंबर 16 पे तो ये नहीं था ना, तो भी मुंह को खुला हुआ इस बात पे तुम्हारा जी। तो 31 दिसंबर 16 पे कोई एसेट मौजूद ही नहीं था, तो क्लोजिंग 0, ओपनिंग भी 0, और डेप्रिसिएशन भी कोई नहीं। एसेट कोई नहीं, डेप्रिसिएशन कहां से आ गई? डन। नेक्स्ट एडिशन है। हाँ, एंट्री इसलिए तो नहीं की जी। 17 का साल है, 1 जनवरी 17 पे 1000 रुपए का एसेट खरीदा है, इसकी एंट्री होती है एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। ये एडिशन हुआ है बगैर एंट्रीज के, नोट बन रहे हैं। ठीक है, डन। ठीक, एंट्री तो की है। नेक्स्ट 25 रुपए से एसेट। वैसे ना एक बात सुनो, डेप्रिसिएशन 2 दफा है, ठीक है? 25 भी डेप्रिसिएशन है और 83 भी, ठीक है ना? 25 है रिवैल्यूएशन से पहले, जिसको हमने रिवैल्यूएशन के दिन ट्रांसफर करके एलिमिनेट कर देना है, और 83 उसके बाद है, तो बचेगी 83 ही। ये पहले से ध्यान में आ गया हमारे कि बचेगी एक्यूमुलेशन में 83 ही। क्या बोला मैंने? डेप्रिसिएशन ये भी है, डेप्रिसिएशन ये भी है, एक्सपेंस तो ये दोनों ही है, लेकिन क्लोजिंग डेट पर ये 25 कोई नहीं पड़ा होगा, क्योंकि ये इस रिवैल्यूएशन के बाद एसेट को रिवैल्यू किया, तो ये 25 तो एलिमिनेट हो गया। जो बाद वाले रिवैल्यूएशन के बाद वाले 9 महीने उनकी डेप्रिसिएशन पड़ी होगी। ये जहन में मेरे बिठा लिया, बाकी काम तो अपना तरतीब से करेंगे, एंड में यही होगा जो कह रहे हैं, ठीक है? करें जरूर। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है जी? ये देखो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। 25 मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है, तो देखो कि ये 25 डेप्शन है, और यही कर देंगे अभी ट्रांसफर। बस समझे हो? अगर किसी ने यहां लिख दिया तो कोई मसला नहीं, फिर जब बाद में 83 याद आए तो इसको काट के यहां पर 83 भी लिख लेना। ये मेरी बात समझे हो? ये बात समझ आइए? किसी ने 25 बाहर लिख दिया, 25 ट्रांसफर हो गया, ठीक है, एलिमिनेट हो गया, रिवैल्यू कर लिया एसेट, बाद में 83 की डेप्शन यहां पे ऐड करो, काट के इसको 83 लिख लो, कोई मसला नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अभी फिलहाल तरतीब से चल रहा हूं जी। तो एसेट खरीदा और 25 रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज की, 31 मार्च पे एंट्री हुई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। बनता तो था इसको यहां लिखते, लेकिन सारे साल की होती तो यहां लिखते, क्योंकि अभी मजीद डेप्रिसिएशन आनी है, इसलिए ये 25 मैंने यहां पे लिखने की बजाय इधर लिख दिया, कोई मसला नहीं। अब डेप्शन हो गई 3 महीनों की, ये एक्यूमुलेटेड डेप्शन के अंदर पड़ा है, ये 25 पड़ा है। अब हमने इस एसेट को क्या करना है? रिवैल्यू। तो रिवैल्यू के दिन जितना बैलेंस एक्यूमुलेटेड डेप्शन में पड़ा हुआ है वो ट्रांसफर कर दें। अब ये देखो कितना बैलेंस पड़ा है, सिफर, ओपनिंग है, 25 आया तो एक ये 25। मिसाल के तौर पे यहाँ 10 पड़ा होता तो ट्रांसफर कितना करते हैं? मिसाल अगर यहाँ पे 100 पड़ा होता तो ट्रांसफर कितना करते? 100। बात समझ रहे हो ना? ओपनिंग प्लस रिवैल्यू से पहले वाली डेप्रिसिएशन, इसलिए पहले मैंने डेप्रिसिएशन नहीं लिखवाई, ट्रांसफर बाद में रखी। ओके, ये समझ आया? लेकिन 100 हुआ, पड़ा कितना है, और मजीद डेप्शन आई कितनी साल? 25। अब टोटल कितना क्यूमुलेट हुआ पड़ा है रिवैल्यूएशन का दिन? 25। यहां से भी देख लेते हैं, सीखा हुआ है, रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर देखते हैं, ये एसेट कभी इस दिन से पहले रिवैल्यू तो नहीं हुआ? नहीं हुआ तो फिर डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ रिवैल्यूएशन तक की डेप्शन पड़ी होगी। डेट ऑफ परचेज क्या है? 1 जनवरी 17, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन 1 अप्रैल 17, इसके दरमियान की डेप्रिसिएशन सिर्फ 25। तो 25 एक्यूमुलेटेड यहां से भी नजर आ रही है, ठीक है? तो 25 रुपए की एंट्री करो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, ये ट्रांसफर किया हमने, सॉरी ट्रांसफर, और सॉरी खुद ही मान ली गलती जी। 25 से ये कह रहा था, सॉरी मैं यहां पहले लिखता रहा हूं, तो दोबारा वो बात सुनो फिर, अगर यहां पे लिखता हूं, नहीं दोबारा जी। सिफर है, 25 आया तो ट्रांसफर कितना हुआ? 25। अगर यहां पे ओपनिंग में 100 पड़ा होता तो 100 जमा 25 125 ट्रांसफर करते, ये बात तो समझा रहा था मैं, ठीक है ना? चल वापस जी। तो ओपनिंग कुछ नहीं था, 25 की डेप्शन आई पड़ी थी। अब हमने ऐसे को क्या किया? रिवैल्यू। क्या किया? तो रिवैल्यू के दिन क्या करोगे? ट्रांसफर। चुप करके बैठो, रिवैल्यू के दिन क्या करेंगे? ट्रांसफर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, डिस्पोजल कोई नहीं, क्रेडिट। एंड वाला नजर आ रहा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड वालों, एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट 25 से नजर आ रहा है सबको? एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट
और एसेट क्रेडिट, डन। उसके बाद मैं आपको याद ही कर रहा था कि इस कॉलम को छुपा लो जब पीपीई का मेन नोट बना रहे हो, और जब रीवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट बनाने लगो तो फिर इसको छुपा लो। बात समझ आइए ना। तो अभी इसको छुपा लो और बताओ रीवैल्यूएशन के दिन क्या हुआ है। 105 से प्लांट बढ़ गया, 105 से प्लांट बढ़ गया, यानी प्लांट डेबिट। तो रीवैल्यूएशन 105 ना सरप्लस लिखा हुआ है ना लॉस लिखा हुआ है, लॉस होता तो माइनस आ जाता, ठीक है ना। तो क्लास को, पूरी क्लास को हम रीवैल्यू करते हैं ना, तो या फिर सरप्लस आएगा या लॉस आएगा, एक ही बात में दोनों चीजें तो नहीं ना आ सकती, ठीक है। तो बताओ 10 निशानी है अकल वालों के लिए कि सवाल सही है, रीवैल्यू हो गया। और इस वक्त अगर देखें ना, इस वक्त अक्यूमुलेशन 0 है। क्यों? जितनी आई थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो सारी ट्रांसफर होगी, लेकिन ये मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हुई है। अभी एसेट ने इस साल मजीद चलना है, चलना है तो हाँ साहब डेप्रिशिएट होना है, डेप्रिशिएट होना है तो हाँ डेप्रिशिएट होना है तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चलें शुरू करें। 83 एंट्री, इसको छोड़ो भाई, मेन नोट में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, पता है ना आपको। ये तो रीवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट बनाते हुए आता है, ये तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर है, ये एसेट का लेजर है। तो पीपी का नोट तो एसेट और अक्यूमुलेशन में, एसेट और अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन से जाते हैं ना वहां पे, ठीक है। तो यहां पर 83 की डेप्रिसिएशन आई, तो 83 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ओ सॉरी 10। अच्छा अभी देखो यहां पर आप सिंपल क्या लिख सकते हो, वर्किंग नंबर 1 ही है ना, दोनों फिगर्स वहीं से आएंगे, ठीक है, कोई मसला तो नहीं। चलो जी, डिस्पोजल कोई नहीं है, तो ये कितना है, ये होना ही पहले ही बताया था, होना ही क्या था 83, यही कहा था ना हमने, पहले जेन बना दिया था कि ये 25 तो ट्रांसफर होकर निल हो जाएगा, तो फिर एंड पे पड़ा कितना होगा 83। 1083 माइनस करो जी 997। रीवैल्यूएशन मॉडल है, स्ट्रेट लाइन है, आवाज बंद होगी, स्ट्रेट है। और अब 10 लिखे 9.7 लिखे, दोनों लिख ले, दोनों लिख ले। 9.75 ईयर्स से 10 ईयर्स रेंज लिख के बता दो ये लाइफ ऊपर यूज हुई है। वैसे किसी ने 9.7 लिख दिया तो भी सही है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोनों लिख लो, क्या मसला है। हाँ यहाँ पे ये लिख लेना, ये 2.1 में ये है मेजरमेंट बेसिस, डेप्रिसिएशन मेथड, लाइफ या रेट। ये मुफ्त के नंबर नहीं छोड़ देने, मुफ्त के नंबर है ये नोट के अंदर, पीपी का नोट आ जाए तो ये मुफ्त के नंबर। जी 2.2 में क्या करोगे, लास्ट रिविजन वाज परफॉर्म बाय मैसर सलाम फलां ऑन 31 अप्रैल 17, ठीक है। फिर 2.3 में हैड देयर बीन नो रिविजन, आसान है ना, इसलिए मैं इस सवाल में नहीं करवा रहा, और वो टेस्ट वाले सवाल के अंदर ये सब मैं रिवाइज हो जाएंगे, मसला हो तो बता देना, ठीक है। तीसरा चलो यहां पे लिख देते हैं ना, लास्ट रिवैल्यूएशन। चलो नेक्स्ट है हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, बुक वैल्यू, बुक किस चीज, प्लांट है, प्लांट की तरफ, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट वुड हैव बीन रुपीस इतने, ठीक है। अब छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है, यहां कर लेते हैं वर्किंग नंबर 2 जी। हमें चाहिए क्या, बहुत आसान है, बुक वैल्यू, कॉस्ट कितनी है 1000, अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो यही 1000 डेप्रीशिएट होता, और एक साल ही तो गुजरा है, क्योंकि हमने खरीदा है इसको 1 जनवरी 17 पे, और हम ये बुक वैल्यू निकाल रहे हैं एज ऑन 31 दिसंबर 17, तो एक ही साल गुजरा है, इंटू 1, बस कहानी खत्म, 900, ठीक है। तो रुपीज 900 और वर्किंग नंबर 2 जी। कोई क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन ना होती तो एसेट की बुक वैल्यू ये होती, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन हो गई है तो एसेट की बुक वैल्यू 997 हो गई है, यूजर को बता रहे हैं रिवैल्यूएशन हो गई है, रिवैल्यूएशन मॉडल पे रिवैल्यूड अमाउंट डिडक्शन है ना, यूजर को बता रहे हैं रिवैल्यूएशन के बाद बुक वैल्यू इतनी है, अगर ये रिवैल्यू ना होता तो बुक वैल्यू इतनी होती, ठीक है। लास्ट मूवमेंट इन ओपनिंग बैलेंस, फिर अरोज, याद है अरोज, अच्छा ये अलग ही कर लेते हैं, अरोज ड्यूरिंग द ईयर अलग कर लेते हैं, और एडजस्टेड को अलग कर लेते हैं, ठीक है। एडजस्टेड क्या होता है ना, ट्रांसफर अलग, वो अलग है। अब मैं बताता हूं, हाँ अगर कभी लॉस आए तो वो सरप्लस पड़ा उसे खा जाता है ना, उस खाने को एडजस्टेड कहते हैं। वैसे मैंने आपको कहा था स्लैश डाल के रोज स्लैश एडजस्टेड भी लिख दे, लेकिन पिछली क्लास में बच्चों को इसमें थोड़ा मसला हुआ, मैं कह अलग ही कर दो, मसला क्या है, और रोज और एडजस्टेड अलग अलग, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स अलग, और क्लोज, ठीक है, सही है। अब हम मूवमेंट इन रियल सरप्लस बनाने आए हैं, तो क्या करेंगे, बाजू चढ़ाएंगे और इसको छुपा लेंगे, ठीक है। और हम कौन सा कॉलम देख रहे हैं, सिर्फ रिवैल्यूएशन सरप्लस, कहानी बिल्कुल वैसे ही। अगर हम 31 दिसंबर 17 का नोट बना रहे हैं तो यहां ओपनिंग 1 जनवरी 17 का होना है, जो कि 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर क्लोजिंग निकाल कर लाएंगे, और 31 16 पे गए तो एसेट था ही नहीं, जब एसेट नहीं था तो सरप्लस भी कोई नहीं पाई, 0, ठीक है, और सही है। अच्छा नेक्स्ट, फिर यहां पे कहानी थी, यहां पे 0 है, फिर क्या हुआ, 105 का सरप्लस अरोज हुआ इस साल में 105, कोई लॉस नहीं आया जैसे खा गया हो, नहीं नहीं नहीं, कोई लॉस नहीं आया, देयर इज नो एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर,
ट्रांसफर रिटेन्ड अर्निंग्स 8 है और क्लोजिंग 97, तो ये भी मैच कर जाया करता है आपको, बस और कुछ नहीं था सवाल। कैसा लगा सवाल, कैसा लगा? बढ़िया लगा भाई को। बढ़िया शॉट ऐसे बोलते हैं ना, वो इंडिया कमेंट्री चल रही थी, बढ़िया शॉट। कहां छुपे थे हारिस? मानना होगा। अच्छा जी सुन, वैसे बारिश भी हो सकती है साउथ अफ्रीका के मैच में ना। ऐसे ही बस जरा जी ले इधर। जी बच्चों, ये सवाल हमारा कल हो गया था। मैंने कहा था आपको कि ये सब नोट्स बना के लाने हैं, याद है? कितने ने बनाए? क्यों बाकियों ने नहीं बनाए? कल का सवाल जो है उसके सब नोट्स क्यों नहीं बनाए? आपकी क्लास में ना मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है और FIR 2 वालों को बेचारों को भी मुसीबत आती है। पहली क्लास में ठीक होता है, फिर आप कहते हैं हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। आपकी क्लास में 3-4 बच्चों ने सिर्फ होमवर्क किया ये, और दूसरी क्लास में तकरीबन 30-40 बच्चों ने किया था। अब खुद आप फर्क का अंदाजा लगा लें, ठीक है ना? तो रिजल्ट भी ऐसे ही फर्क आएगा इंशाल्लाह। अगर आपने पढ़ना शुरू ना किया तो पढ़ना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह अच्छा आएगा रिजल्ट, ठीक है? अच्छा सर फिर बताएं एक बार, कितनों ने इसके सब नोट्स बनाए थे? बहरहाल ये क्वेश्चन भी मैंने क्वेश्चन बैंक से उठा लिया था, बड़ा ही जबरदस्त सवाल था। तो इस सवाल को टेस्ट में कभी कभी कोई सवाल किताब में पढ़ा हो ना, जो ना किया क्लास में डिस्कस करना हो तो टेस्ट में दे देता तुम्हें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। तो अब चूंकि आपको पता लग गया है तो अब ऑनवर्ड्स ऐसा काम ही होगा, ठीक है? इस हफ्ते तो टेस्ट ही नहीं हुआ आपका, है ना? इस हफ्ते में टेस्ट था ही नहीं। रिजल्ट वाले हफ्ते में कुछ धचका लगा होता है, खुशियां चढ़ी होती हैं, कोई इधर आ रहा है कोई उधर जा रहा है, तो इस हफ्ते के अंदर टेस्ट नहीं होते, इसलिए कोई टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन ये टेस्ट खूब कम बच्चों ने दिया था। बहरहाल इसको हमने डिस्कस कर लिया, इसके सब नोट्स की तरफ चलते हैं, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था तो मैंने सोल्यूशन ओपन कर लिया। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, इधर देखें प्लीज। ये क्वेश्चन है जिसमें नोट की मेन बॉडी, बस नाम बदल दिया था मैंने, ऑर्चर्ड को ओमेगा कर दिया था। ये हमने नोट की मेन बॉडी बना ली हुई है, ऐसे ही है बोलो। और तो और इसके नीचे हमने ये भी लिख लिया था, और यहाँ पर हमने क्या यूज किया था? यहाँ पे क्या लिखा था हमने कल? 30 ईयर्स की जगह बट 29 ही लिखे, फिर जब क्लास में ये लिख दिया था तो फिर 29 ही लिखे, ठीक है? ओके, इससे परेशान नहीं होना आपने, जो आपने किया वो सही किया, कॉन्फिडेंट रहा करें जिंदगी में, ठीक है? अच्छा, बाकी इतना बड़ा फर्क भी कोई नहीं है। ओपनिंग में डेफिनेट पड़ी थी वो तो इसी में कैलकुलेट चल जाता है, बहरहाल आप जो रिसेंट हो वही यूज किया करें, ओके? अच्छा, पेज नंबर की जरूरत नहीं है। पेज नंबर का क्यों नाम लिया आप लोगों ने? आपने पेज नंबर पे नहीं जाना, आप अपने सोल्यूशन पे, जहां पे आपने खाली सफा छोड़ा हुआ सब नोट्स बनाने के लिए, घर पे भी खाली रहा, अकल भी खाली पड़ी है, दिमाग भी खाली, स्लेट की तरह साफ सुथरा, पर्चे तक कैसे ले जाओगे? क्या ये गुस्सा आया हुआ है मुझे। तो आप लोगों ने जो नोट बनाया था उसके आगे सब नोट्स की जगह छोड़ी होगी, काइंडली वहां तशरीफ ले आए, वहां पे सब नोट्स बनाए। आपने ये ओपन नहीं करना, ये इसमें मैंने सिर्फ वर्किंग के लिए ओपन किया है, मेरे पास वो वर्किंग नहीं है जो बोर्ड पे थी। कल वाले सवाल की वर्किंग भी आपने की हुई है, कल वाले सवाल का नोट यहां तक आपने बनाया हुआ है, ओके? इसलिए कल वाले सवाल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है? सही है, ओपन कर ले रजिस्टर्स, 30 सेकंड है आप लोगों के पास। अच्छा जी सुने, सोल्यूशन में आपको पेज 122 पे जाने की जरूरत नहीं है, जाना है तो फिर बेशक जाके काट लेना, लेकिन खड़ ज्यादा ना बता रहा हूं। पेज 122 पर जहां पे सोल्यूशन है, इसके अंदर एक सब नोट बना हुआ है, डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। ये मैंने आपको बताया था कि ये गलत नोट नहीं है, लेकिन गलत वक्त पे बना हुआ है, यानी FAR 1 में कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। IFRS एप्लीकेबल है हम पे अभी, तो IS 16 जो है उसमें डिटेल ऑफ डिस्पोजल नाम का कोई डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है? तो हाँ, FAR 2 में जब जाते हैं तो वहां पे IS 16 भी हम पे एप्लीकेबल होता है और कंपनीज एक्ट भी। तो ये डिस्क्लोजर जो है ये कंपनीज एक्ट का रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर है, इसलिए ये बनाने की जरूरत नहीं है फिलहाल आपको, ओके? अच्छा चलें जी, अब कहानी शुरू करते हैं। यहां तक हमारा सवाल हो चुका हुआ है और हमने आगे कुछ सब नोट्स बनाने हैं, जो वर्किंग जरूरत पड़ेगी वो मैं यहां से सोल्यूशन से देख लूंगा। आप लोगों के पास वो वर्किंग ऑलरेडी मौजूद होगी रजिस्टर पे, ठीक है ना? तो यहां थे हम 5.1 तक आपने सवाल कर लिया था, ओके? तो कर लिया था ना। अब आगे ये 3 सब नोट्स हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी कभी रीवैल्यूएशन होगी तो ये 3 सब नोट्स रीवैल्यूएशन से रिलेटेड लाजमी बनते हैं। पहला, रीवैल्यूएशन किस दिन हुई आखिरी, किसने की, इंडिपेंडेंट था या नहीं, कौन सी बेसिस पे की, जो लिखा हो सवाल में कॉपी पे। दूसरा, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल ना यूज होता तो बुक वैल्यू क्या होती। तीसरा, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है? तो करें शुरू। सबसे पहला, रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एज डिटरमिन्ड बाय नजीम कंसल्टेंट्स एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ऑन 31 दिसंबर 15 एंड 17 वाज इतने मिलियन एंड इतने मिलियन रिस्पेक्टिवली। लिख देते हो, कर लो सही, कर लो। अच्छा जी, यहाँ पे क्या लिखोगे? अब 2 रिवैल्यूएशन हुई है ना, मैंने आपको कहा था सिर्फ 17 के सब नोट्स बनाने हैं, और वैसे भी अगर आपने यहाँ पर लिखना है ना तो आखिरी रिवैल्यूएशन के बारे में लिखना है कि वो कब हुई, 15 वाली लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 17 का लिखेंगे। तो क्या लिखोगे बोलो?
क्या लिखोगे? लास्ट रिवैल्यूएशन ये सिर्फ ये करके आना था, अल्लाह माफ करे। लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन 31 दिसंबर 15 बाय नजीब, सॉरी 17 बाय नजीब कंसल्टेंट्स एंड इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स, इंडिपेंडेंट नहीं, ऋषभ नहीं, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, परफॉर्म ऑन 31 दिसंबर 17 बाय नजीब कंसल्टेंट इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। आगे कुछ लिखो तो वो भी लिख देते हो, ऑन द बेसिस ऑफ फलां फलां मार्केट वैल्यूज या फलां जो भी होता है बच्चे में वो लिख देते, नहीं है तो बस ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, डन जी। नहीं नहीं, क्योंकि हमने वहां पे लिखा हुआ है ना मेरे दोस्त कि प्लांट रीवैल्यूएशन मॉडल पर है ही नहीं, तो कॉस्ट मॉडल पे है तो फिर किसकी रीवैल्यूएशन हुई होगी? बिल्डिंग की ना बेटा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। हाँ अगर मल्टीपल हो तो फिर आप बता दोगे, ठीक है ना, मल्टीपल हो तो यहाँ पे तो एक कॉस्ट मॉडल पे, एक रीवैल्यूएशन मॉडल पे। अगर 3-4 एसेट हैं, उसमें से 4 एसेट्स हैं, 2 क्लास में रीवैल्यू हो रही है, 2 नहीं हो रही, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे तो नहीं जरूरत है, सीधी सी बात। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? अगर रीवैल्यूएशन ना होती, हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स। वैसे भाई की बात में बार बार ना मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज ना हो रहे हो, यहाँ पे ऐड कर ही लें लास्ट रीवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग्स, भाई की बात मान लेते हैं। असल में ना आप कुछ बच्चों के चेहरे पे ना थोड़ी सी आ रही थी कंफ्यूजन, तो बस ठीक है लिख दो, ये लिख लो लास्ट रीवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, तो सही है, वाज परफॉर्म्ड ऑन 31 दिसंबर 17 बाय नजीब कंसल्टेंट एंड इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स। ठीक है, आगे कुछ और अंग्रेजी लिखी हो तो भी कॉपी पेस्ट करनी है, सिखाया हुआ आप लोगों को। ओके अच्छा जी, हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स वुड हैव बीन, ऐसे लिखते होते थे ना, हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स वुड हैव बीन रुपीस इतने, और उसके लिए आप वर्किंग नंबर 4 को छोड़ो, बाद में देखते हैं, पहले जरा ये सारा काम कर लेते हैं। वैसे कितने बच्चों ने घर पे ये सब नोट्स बनाए थे? पास होने वालों के हाथ देख लो, देख लो, पास होने वालों के हाथ देख लो, देख लो। बाद में ऐसे हाथ करने वाले नहीं आते। हाइब्रिड में किस किसने किए थे? दोबारा हाथ खड़ा करें। हाइब्रिड में आप लोगों को तो हाइब्रिड वाले अच्छे पढ़ रहे हैं, फीमेल स्टूडेंट में हाइब्रिड में किसी ने नहीं किए ये सब नोट्स माशाल्लाह से हैं? अच्छा जी भाई, अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं रीवैल्यूएशन होती ना सिरे से तो फिर क्या सूरत हाल होती? तो कब हमने ये एसेट खरीदा था? ये देखो, बिल्डिंग यकम जनवरी 15 को खरीदी थी, कॉस्ट थी 66 और लाइफ थी 30 साल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड। रीवैल्यूएशन नहीं, रीवैल्यूएशन नहीं, तो यही तो कह रहे हैं, रीवैल्यूएशन ना होती तो फिर इसको बस सिर्फ छुपा लो, बाकी सब डाटा यूज करते हैं। ठीक है, तो यकम जनवरी 15 को आपने एसेट खरीदा, एंट्री करेंगे बिल्डिंग, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट 600 से, सही है। 31 दिसंबर 15 पर यही क्या पड़ा होगा? क्लोजिंग बैलेंस। समझ आती है बात कि नहीं? 31 दिसंबर 15 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट करनी है, कितनी होगी? तो स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो 600 बटा 30 कितना आता है? 20। ये कोई मुश्किल बात है? तो सुते क्यों पे हो फिर, जाग रहे हो? मैंने कैमरा पॉज करा के ना सारी क्लास को खड़ा कर देना है, जाग रहे हैं ना सारे? नेक्स्ट 31 दिसंबर, नहीं वो कैमरा ऑन करके इसलिए ऑनलाइन वाले बच्चे घर पे खड़े होंगे, लोग कहेंगे क्या हो गया इनको। 31 दिसंबर 2015 पर क्लोजिंग बैलेंस 20 आ गया। ठीक है, यकम जनवरी 16 पर ये ओपनिंग बन गया। हमने असल में किस दिन पर लेके आना है? हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एज ऑन 31 दिसंबर 17 वुड हैव बीन। तो असल में तो हम किस दिन लाना चाह रहे हैं? एज ऑन 31 दिसंबर 17 तक बुक वैल्यू को लाना है हम। ठीक है ना, तो दूर की कहानी, अभी तो बहुत दूर है, सफर बड़ा पड़ा है। तो कोई एडिशन कोई डिस्पोजल 16 में हुआ? 16 में कुछ नहीं हुआ था भाई, यही 31 दिसंबर 16 पर क्लोजिंग बन गया 600। ठीक है, फिर यकम जनवरी 16 पर ब्रॉड डाउन 20 था, और एडिशन नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन तो फिर भी होगी ना। 31 दिसंबर 16 पर डेप्रिसिएशन आई 20, और 31 जरा टाइम नोट करना, वैसे जब से शुरू किया था ये कितनी देर होगी मुझे लिखते हो यहाँ पे? 5 मिनट तो नहीं, चलो 2-3 मिनट तो हो, चलो अभी से ही ऑनवर्ड टाइम नोट कर लो, 2 मिनट ऐड कर लो उसमें, चलो अभी 35 मिनट हो ना। ठीक है, आपको अभी 2 मिनट पहले से शुरू हुआ, फिर मुझे बाद में बताना जब एंड पे ये कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है जी, 31 दिसंबर 16 पर क्लोजिंग कितना आ गया? 40। ठीक है, फिर 17 के साल में यकम जनवरी 17 पर ओपनिंग आया 600, और यहां पर यकम जनवरी 17 पे ओपनिंग आया 40, और क्या हुआ था? ये हुआ था ऑन 30 जून 17 आ बिल्डिंग वॉज डिस्पोज। हाँ भाई, हुआ डिस्पोज, याद आया कुछ? तो ये बिल्डिंग डिस्पोज हो रही है, इस बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी गिवन है? 66। तो ये कॉस्ट एसेट अकाउंट में से निकल जाएगी, और इसकी अक्यूमुलेटेड भी एक्यूमुलेशन अकाउंट में से निकल जाएगी। ये करते थे ना डिस्पोजल में। ठीक है, तो चलो आ जाओ फिर। स्टेप 1, जाने वाले एसेट की कॉस्ट
एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कर दो। सवाल में बताया हुआ है कितनी है 66। यहां से क्रेडिट करके कहां फेंक दिया करते थे हम इसको, डिस्पोजल में, 30 जून 2017, ऐसा ही है। फिर इस जाने वाले की डेप्रिसिएशन को भी डिस्पोजल में फेंक दो। वर्किंग नंबर 1 करते थे, वैसे तो जमानी भी हो रहा है लेकिन फिर भी हमें वर्किंग शौक में करी जा रहे हैं जी। बताएं जी, बताएं जी, अक्यूमुलेटेड डेप्शन निकालने चले हैं ना, तो अक्यूमुलेशन कैसे निकालते थे जी, डेप्शन ऑफ 1 ईयर, तो 66 इसकी कॉस्ट है, लाइफ 30 साल है, ये आ जाएगी 1 साल की डेप्रिसिएशन। अब यकम जनवरी 15 को ये बिल्डिंग खरीदी थी, 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16 और 30 जून 17, कितने साल, 2.5 साल, 2.5 ईयर्स, आंसर आ गया 5.5। समझ आता है भाई? तो 5.5 से अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट को डेबिट करके डिस्पोजल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया? सही है। स्टेप 3 कैश रिकॉर्ड करेंगे। और जाग भाई, जाग। स्टेप 3 में कैश रिकॉर्ड करेंगे, कर लेना। स्टेप 4 में गेन लॉस आएगा, कर लेना, फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है उन चीजों की। ठीक है। अब 31 दिसंबर 2017 पर क्लोजिंग बैलेंस कितने, 534, और यहां पर अभी हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है। जब वो निकल आएगा, वर्किंग नंबर 2 में आज निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग डिस्पोजल वगैरह अलग करना है, ठीक है ना। तो फिर हम इंशाअल्लाह 31 दिसंबर 17 पर क्लोजिंग बैलेंस लिख लेंगे और फिर ये दोनों बैलेंसेस हम फटाफट ले जाएंगे, जाके अपने नोट में लिख देंगे। ठीक है, और ठीक है। लो भाई, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल डिवाइडेड बाय लाइफ, बस डिवाइड बाय लाइफ कर दो या रेट कर दो, मल्टीप्लाई की बात है, ठीक है ना। बोलो कितना आता है, 17.8। एडिशन कोई है नहीं, डिस्पोजल तो है। ये 66 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 6/12 और 66 कॉस्ट है ना, डिवाइड बाय 30 करोगे तो 1 साल की डेप्शन आएगी, लेकिन इस साल में पूरा साल इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो 6/12 कर दिया, कितना आ गया 1.1, ये टोटल हो गया 18.9। तो ये 18.9। क्लोजिंग बताओ, क्लोजिंग बता दो। क्लोजिंग बहुत मुश्किल है निकालना। 50, यस सर वाले, अल्लाह तुझे हिदायत दे। 53.4। अच्छा बच्चों इधर देखो, ये दो फिगर्स की तलाश में थे हम, क्यों, 31 दिसंबर 17 पे कोई रिवैल्यूएशन का जिक्र नहीं किया यहाँ पे, ऐसे ही है ना। तो बोलो 31 दिसंबर 17 पर हमें बुक वैल्यू चाहिए थी, और बुक वैल्यू निकालनी हो तो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्शन करनी है। 31 दिसंबर 17 पर, ऐसा ही है। तो ये 31 दिसंबर 17 की क्लोजिंग कॉस्ट आ गई, और ये 31 दिसंबर 17 की क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्शन आ गई। इन दोनों को जब नेट करेंगे तो क्लोजिंग बुक वैल्यू आ जाएगी 31 17 की, ऐसे ही है। तो बोलो अच्छा कितनी आती है वैसे, 4। आप यूं कह रहे हैं कि हम यूं लिखें, आप यूं कहना चाह रहे हैं कि बिल्डिंग की कॉस्ट आ रही है 534 और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 53.4 और बुक वैल्यू है 480.6, ऐसे ही है ना। चलो ये तो आपने वर्किंग की ना, ये तो आपने वर्किंग की, मैं तो वर्किंग अब करने लगा। मैं क्या ढूंढने निकला हूं, अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो बुक वैल्यू क्या होती, और किस दिन 31 दिसंबर 17। अब बड़े ध्यान से और इत्मीनान से और तवज्जो से देखिएगा, हमें बुक वैल्यू बिल्डिंग्स चाहिए, ऐसे ही है। वो कैसे निकलेगी जी, कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट को जिक्र हो तो वो भी माइनस हो जाता होता है, और ये आ जाएगी बुक वैल्यू, ऐसे ही है। अब जरा देखना इधर, अज्यूम करें डिस्पोज होने वाला एसिड कभी था ही नहीं। देखें हमने किस दिन हमने ये चीज निकालनी है जी, 31 दिसंबर 17 पर, ऐसे ही है ना। तो 31 दिसंबर 17 पर खड़े होकर क्या ये डिस्पोजल हमारे पास मौजूद है वैसे, बोलो। और यार एक एसिड अगर 30 जून को बिक जाए, जगा दो इसको, एक एसिड 30 जून पे बिक जाए, अगर एक एसिड 30 जून पे बिक जाए, क्या देख रहे हो नीचे, मोबाइल देख रहे हो, नहीं नींद आ रही थी, नहीं किताब पढ़ रहे थे, किताब में कुछ पढ़ने वाली बात है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ जी। अगर 30 जून पर एक एसिड बिक जाए तो क्या 31 दिसंबर 17 पे वो पड़ा होगा, क्या 30 जून 17 पे एक एसिड बिक जाए तो 31 दिसंबर 17 पे पड़ा होगा, नहीं ना। अब मुझे ये बुक वैल्यू किस दिन चाहिए, 31 दिसंबर 17 पे। तो मैंने कहा अज्यूम करो डिस्पोज होने वाला एसिड कभी था ही नहीं। तो इतने गुस्से से ना मार्कर यूज करें जी। तो 600 में से 66 माइनस कर दो, कितना आता है 534। अगर वो कभी था ही नहीं तो समझो वो उसकी कॉस्ट ही सवाल में गिवन है ना। ये देखो ये 600 कॉस्ट है सबकी कॉस्ट, और ये डिस्पोजल की कॉस्ट, ये क्या डिस्पोजल की कॉस्ट, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी है 66। तो मैं कह रहा हूँ 66 वाला कभी था ही नहीं, अज्यूम करो कभी था ही नहीं। जब कभी था ही नहीं तो फिर 31 17 पर जो बिल्डिंग्स बनी उनकी कॉस्ट कितनी होगी 534, क्योंकि ये तो था ही नहीं कभी। अब जब ये कभी था ही नहीं तो फिर इसकी डेप्शन को भी फिर लिफ्ट मत कराओ। हमारे पास बिल्डिंग्स थी ही कितनी कॉस्ट वाली 534 वाली, तो 534 फिर गुस्सा 534 माइनस 0 करना कर लो, रिजल्ट वैल्यू तो है नहीं वैसे, डिवाइडेड बाय
30, ये आ जाएगी 1 साल की डेप्रिसिएशन। अब हम क्या कह रहे हैं, ये बुक वैल्यू चाहिए 31 दिसंबर 17 पे। ये बिल्डिंग्स खरीदी थी यकम जनवरी 15 पे, यकम 15 से 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 17, कितने साल गुजर गए? इंटू 3 करो, आंसर क्या आता है? हैं? सुबह 53.4 यही आया। चेक करो जरा, ऐसे से कर रहे थे ना, ऐसे से जी, ये ऐसे 53.4 देखो, रोल के निकला और यहाँ 1 मिनट में निकला। सही है, तो आप बेशक रूल लीजिएगा, अगर फंस जाए तो। मैं तो नहीं रूलूंगा, ये वर्किंग है मेरी, फिर गुस्सा जी। तो बुक वैल्यू बताएं, 480.6, ये बुक वैल्यू मैंने निकाली और ये बुक वैल्यू आपने, ठीक है। अच्छा सुने, हुआ क्या है असल में, पता तो हो ना, ये शॉर्टकट पहले नहीं बताया, पहले जरा लॉन्ग कट से कर लिया काम। हुआ क्या, देखिए, जो एसेट बिक गया, हम बुक वैल्यू किस दिन निकालना चाह रहे हैं? 31 दिसंबर 17 पे। तो जो एसेट 31 दिसंबर 17 पे बिक गया है, वो एसेट अपनी कॉस्ट यहां से निकाल लेगा। 17 से पहले बिक गया ना, तो क्या क्लोजिंग डेट पे वो पड़ा होगा? नहीं पड़ा होगा। तो हमने कहा नहीं, वो है ही नहीं, कॉस्ट में उसकी कॉस्ट है ही नहीं। 31 दिसंबर 17 पर इस एसेट की कॉस्ट में होनी है। हमने कहा समझो कभी है ही नहीं था। अगली बात, उसकी डेप्रिसिएशन आती रही, मैंने माना आती रही, लेकिन डिस्पोजल के दिन उसको क्या कर दिया? डेबिट। तो क्या इस क्लोजिंग के अंदर उसकी डेप्रिसिएशन पड़ी होगी? तो जब उसकी कॉस्ट में से निकल गई 31 17 से पहले, और उसकी सारी डेप्रिसिएशन लिक्विडेशन में से निकल गई 31 17 से पहले, तो अज्यूम कर लो कभी वो था ही नहीं, जिंदगी आसान हो गई। 31 17 में खड़े होकर आप कहो बिल्डिंग सिर्फ 534 की हमने खरीदी थी, ये कम 15 पर बिल्डिंग्स खरीदी ही 534 की। भाई ये बात अगर यहां कैलकुलेट कर रहा था तो फिर ये गलत होता, क्योंकि 31 दिसंबर 16 पर तो ये एसेट पड़ा था ना। अगर मैं 31 दिसंबर 16 पर बुक वैल्यू निकालना चाहूं तो फिर 600 ही रखूंगा, ये बात समझ आ रही है? हाँ, 31 दिसंबर 17 पे आने से पहले अगर कुछ बिक गया है, हम क्या कहेंगे, समझो कभी था ही नहीं, ठीक है। अगर कभी था ही नहीं तो फिर कॉस्ट इतनी, ठीक है। और जब यही कॉस्ट है तो उसी को डेप्रिसिएट कर लो। असल कहानी आपके सामने है कि क्योंकि एसेट बिक गया तो अपनी कॉस्ट को यहां से ले गया और अक्यूमुलेटेड एसेट को भी यहां से ले गया। क्लोजिंग में ना उस जाने वाले एसेट की कॉस्ट पड़ी है, ना ही उस जाने वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड एसेट के अंदर उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है, उन डिस्पोजल में फेंक दिया हमने, ठीक है। तो इसलिए ये शॉर्टकट है, पर्चे में ऐसे ही कर लेंगे। ये है आंसर 480, ठीक है। 1 मिनट, अभी नहीं, 480.6 जी जी, फरमाएं आप। बेटा फिर वो सवाल में देखेंगे ना, इस सवाल में हो रहा है ईयर एंड। नेक्स्ट, अगर वाले सवाल के अलावा कोई सवाल, ये देखो, ये शॉर्टकट मैं नहीं कर रहा ये सब, ठीक है। ये ठीक है जी, इतनी लेंथी काम के बाद नतीजा तो यही निकला है, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्या तुम अभी चले जाओ? अच्छा, मैंने कह रहा 10 मिनट रह गए, मारा जाना था इसमें बेमौती। भाई कह रहे हैं 10 मिनट लगे थे इसमें, और इसमें 1 मिनट नहीं लगा हार्डली। हाँ, कुछ सवाल बदल भी सकता है, तो ये ना होगा एडिशन भी आ सकता है बीच में, तो उस हिसाब से ध्यान से देख लेना। एडिशन क्लोजिंग में पड़ा होगा, ये ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो वो केस टू केस वेरी करता है। अगर सिर्फ डिस्पोजल हो और कुछ ना हो तो शॉर्टकट सुकून से लगाओ। नेक्स्ट, मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब नहीं, दूर होगी पीछे यार। अच्छा जी, या तो बीच में मैं भी आ रहा हूँ यार, पहले उधर क्यों तो खींच लेते, सोए हुए थे उस वक्त सोए हुए थे। सुने जी, नेक्स्ट क्या है, मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। इसके लिए भी आपको मैंने क्या अर्ज किया है कि आपने पहले तो फॉर्मेट बना दिया करें जी। क्या फॉर्मेट है जी? मूवमेंट इन, इधर है तो वर्किंग है, मूवमेंट रिवैल्यूएशन सरप्लस का फॉर्मेट क्या है जी? ओपनिंग बैलेंस अरोज ड्यूरिंग द ईयर, चलो एडजस्टेड अलग रख लेते हैं, फिर एडजस्टेड ड्यूरिंग द ईयर, फिर ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द ईयर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग्स, और क्लोजिंग। बातें मत करें बेटा प्लीज। 31 दिसंबर 17 का नोट बना रहे हैं तो यकम जनवरी 17 का ओपनिंग चाहिए, लेकिन निकालेंगे उसको 31 दिसंबर 16 पे जाके। अब वर्किंग ये हमारे सामने है। अब चूंकि हम रीवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट बनाने लगे हैं तो अब बिल्डिंग को छुपा लेंगे और सिर्फ इसको देखना है, ठीक है। 31 दिसंबर 16 पर तो ये एसेट ही नहीं था, जब एसेट नहीं था तो सरप्लस का भी ओपनिंग जीरो ही होगा ना। तो बोलो, ओपनिंग तो आ गया जीरो। हाँ जी, दिसंबर 17 के ऊपर, सॉरी 31 दिसंबर 16 के ऊपर ये एसेट की वैल्यू मौजूद है। ये सवाल डिफरेंट था, यहाँ पे तो एसेट था ही नहीं, 31 दिसंबर 16 पर एसेट था ही नहीं तो जीरो। लेकिन यहाँ पे ऐसी कहानी नहीं है, तो 15 पे चला आ रहा है एसेट और रीवैल्यू भी हो चुका है, तो सरप्लस कैसे जीरो हो सकता है? तो अब जाएंगे अपनी वर्किंग में, और जो सिखाया 31 दिसंबर 16, जब मैंने 17 को ओपनिंग नहीं, 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 16 यहाँ से ढूंढा तो वो मिल गया हमें यहाँ पर, ये तो 31 दिसंबर मिल तो गया लेकिन चल नहीं रहा, चल गया।
31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर आपने चेक करना है कि सरप्लस का बैलेंस कितना है जी। सरप्लस का बैलेंस कितना है जी? सरप्लस का बैलेंस 116 है। ये 31 दिसंबर 16 का क्लोजिंग है, यही 1 जनवरी 17 का ओपनिंग बनेगा, तो 116 आ गया। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट। अब इस साल, अब 17 शुरू हो गया, क्या इस साल कोई सरप्लस अरोज हुआ? पहले ये कहानियां तो देख लें, ये तो देख लो। मुझे बताओ ये पॉइंट 4 क्या है? ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, बोलो। हाँ हाँ, डेप्रिसिएशन हुई है ना, डेप्रिसिएशन और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इसकी एंट्री होती है, इवन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ये 22 क्या है? ये भी ट्रांसफर है, डिस्पोजल के ऊपर एंट्री, इसकी भी इवन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। फिर रिमेनिंग बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन की वजह से इंक्रीमेंट डेप्रिसिएशन, इसकी भी एंट्री, और इन तीनों की एंट्री है ना, तीनों की एंट्री है रीवैल्यूएशन, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ठीक है, ये ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स वाली फिगर है, तो ट्रांसफर के आगे लिख दो, आगे कोई मसला नहीं, इंतजार क्या करना जी। बोले जी 0.4 प्लस 22 प्लस 3.3 टोटल 25.7, सही है। ये तीनों ट्रांसफर हो, सरप्लस की मूड में सर इस कॉलम को देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा आप देखो 116 में से ये 25 क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया टू रिटेन्ड अर्निंग। क्लोजिंग निकाल के लिखो मत, वैसे निकाल के बताओ कितना बनता है? 90.3। इतना सरप्लस हमारे पास पड़ा था, ये एंड तक पहुंचे, ये एंड तक पहुंचे, डिस्पोज हो गया, कुछ कुछ डेफिसिट हो गई, पहले वाले की कुछ बाद वाले की, बहरहाल सरप्लस हमारे पास पड़ा था 90.3 पे, ठीक है। अब इस दिन एक लॉस आया, ठहरो यार किधर गया ये, इस दिन एक लॉस आया और वो सारे सरप्लस को खा गया। लॉस आया, नवे सारे 3 पड़ा था ना, वो सारे को क्या कर गया? खा गया। तो एडजस्टमेंट में आपने, और रोज कुछ भी नहीं हुआ आज, इसलिए मैं कह रहा था कि ये एक ही लिख लिया करो, लेकिन चलो आप कंफर्टेबल अलग रखो। एक ऐसे एक वक्त में रोज सरप्लस आता है या नहीं, या एडजस्ट होता है, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, बाहर आप अलग रखो, ठीक है, अलग रखो। रोज कोई नहीं है, एडजस्टमेंट कितनी हो गई? 90.3 की, क्लोजिंग कितना आ रहा है जरा चेक कर लो, 0 ही होगा, यही मूवमेंट है, ठीक है, सही है, समझ आई मूवमेंट? और लास्ट नोट था चेंज इन एस्टीमेट का, इसलिए तो देर लग गई है, मैं एक्रूवल को कहा नहीं सका, सवाल ने जान ही नहीं छोड़ी, ठीक है, कोई बात नहीं, जो करें अच्छे से करें, हैं जी, ये नहीं आगे दौड़ पीछे छोड़। बच्चे बराबर है एनरोलमेंट्स में, भाई कल चेक लगवाएं, ये कोई ड्रामा फ्रॉड लगा रहे हैं और मान भी नहीं रहे हैं भाई, मान लो मैंने कहा कुछ नहीं कहूंगा, मानना भी नहीं, कल चेक लगा देंगे, अपनी क्लास में बैठा करें, सुबह वाली क्लास का बच्चा कोई इधर ना हो, अपनी क्लास में बैठा करें, इधर रश लगा लिया, और हाइब्रिड का बच्चा हाइब्रिड में बैठेगा, ये कल से चेक लगवाते हैं, मेहरबानी करके अपनी क्लास में बैठिएगा। अच्छा जी, अब चेंज इन एस्टीमेट है, एस्टीमेट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? बोलो। ये देखो ड्यूरिंग 17, अब 17 की सब नोट्स बना रहे हैं ना, ओएल चेंज्ड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस, न्यू रेट इज 10%, तो हम लिखेंगे ड्यूरिंग 17 डेप्रिसिएशन मेथड इज चेंज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस, रेट ना भी लिखो तो काम चलेगा, इनफ है, क्या लिखो? ड्यूरिंग 17 डेप्रिसिएशन मेथड चेंज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस, इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फॉलोज। लिखना चाह रहे हो रेट तो लिख लो, लिख लो, 10% रिड्यूसिंग बैलेंस है तो फिर स्ट्रेट लाइन का भी रेट निकालो ना, इसका भी रेट निकालो, ये प्लांट है ना, प्लांट, बोलो 1/25, याद है पहला लेक्चर, लाइव से रेट निकालना हो तो 1 ओवर लाइव कर दो, रेट निकल आएगा, रेट कितना है जी? 4। तो अगर रेट लिखना चाहो तो, अच्छा नहीं लिखोगे तो बार बार कह रहा हूं, कोई मसला नहीं, नंबर मिल जाएंगे, लेकिन कोई लिखना चाहे तो फिर यूं लिख सकते हैं। अब हम किधर गया, इधर ही था सवाल, ये हम यहां लिखेंगे ड्यूरिंग 17, ड्यूरिंग 2017 डेप्रिसिएशन मेथड इज चेंज्ड, इधर देखो आपने लिखा चेंज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस, इनफ, लेकिन अगर रेट लिखना है तो फिर लिख लेते हैं, मैंने वो भी निकाल लिया, इज चेंज्ड फ्रॉम 4% स्ट्रेट लाइन, फिर पूरा लिखना स्ट्रेट लाइन मेथड, टू 10% रिड्यूसिंग, पूरा लिखना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फॉलोज। और हम ये चेंज किस पर लिया करते हैं जी इफेक्ट इसका? प्रॉफिट्स पे ना, बोलो इंक्रीज या डिक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट्स, ठीक है, और इंक्रीज या डिक्रीज इन फ्यूचर ईयर्स प्रॉफिट्स। जो मोहसिन मेहमानाने ग्रामी है ना, वो अपने लेक्चर्स लेंगे तो समझ आएगा, नहीं सब कुछ हमने महीने में जाकर थोड़ी मारी है, हमने पहले ये सारी मेहनत हमने कर रखी है, तो मैंने कहा कि इस ब्लेसिंग को ब्लेसिंग ही समझिए और 6-7-8 दिन में ये लेक्चर ले लीजिए, सब किया हुआ है जी। एक छोटी सी वर्किंग हम किया करते हैं इंक्रीज डिक्रीज निकालने के लिए, तो वो वर्किंग नंबर 5 बन रही थी आपके पास, क्योंकि 3 तक वर्किंग्स कल हो गई थी ना, तो 4 अभी मैंने करवाई है, अब 5 कर। क्या करते थे, कुछ याद है? कुछ याद है? करंट ईयर लिखते थे और फ्यूचर ईयर, कुछ कुछ यादें ताजा हो रही हैं, करंट ईयर और फ्यूचर ईयर्स, करंट ईयर को सोचकर निकालते थे और फ्यूचर ईयर्स उलट कर देते थे, ठीक है। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है उसका बढ़ना या कम होना देखकर उसका इंपैक्ट देख लेंगे प्रॉफिट, ठीक है। और बोलो करंट ईयर में जो इंपैक्ट आएगा फ्यूचर ईयर्स में एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट कर देंगे। अभी तक रेजल वैल्यू तो मैंने आने ही नहीं दी, तो वो रेजल वैल्यू आइए सेट के अंदर लाकर ये नोट फिर
इंशाल्लाह उसमें रेजल वैल्यू का इंपैक्ट भी लेंगे। वो रेजल वैल्यू का इंपैक्ट करंट में नहीं आता, फिर फ्यूचर ईयर्स में, करंट में भी आ जाता है रेफरेंस एक्सपेंस निकालते हुए। बहरहाल फ्यूचर ईयर्स के अंदर कैसे एडजस्ट करना है वहां पे देखेंगे, उसके अलावा तो आसान ही है। अब कल मैंने ना शरारत भी की थी, आपको याद होगा थोड़ी सी, कि मैं गलती से पहले पुराने वाली डेप्शन निकाल कर वो इसलिए निकाली थी, ठीक है, घर जाके कोई नोट बनाएगा, अल्लाह किसी को तौफीक देगा तो उसे आसानी होगी। खैर, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस विद ओल्ड एस्टीमेट, उसके पहले न्यू लिख विद न्यू एस्टीमेट, क्योंकि ये वर्किंग के अंदर हुआ पड़ा है ना, और वर्किंग नंबर 1 हमने की थी ना 36, ऐसा ही है, मुझे याद है पिछली क्लास में, चलो देख के बताया। देखो जाके वर्किंग 1 में एस्टीमेट चेंज होने के बाद डेप्शन कितनी आई है 36, 360 इंटू 10%, ऐसे किया था ना। लेकिन उससे ऊपर एक लाइन काटी थी मैंने बोर्ड में, कहा ओहो ओहो ये तो नहीं हो सकता, एस्टीमेट चेंज आपने बताया था, ऐसा ही है ना 15 पॉइंट समथिंग, वो क्या था, वो ओल्ड एस्टीमेट। अगर एस्टीमेट चेंज ना होता, सिर्फ इंपेयरमेंट होती, तो डेप्शन विद ओल्ड एस्टीमेट वो आनी थी। इधर देखो क्या था, 360 डिवाइडेड बाय 23, आंसर कितना आया था 15.6। याद आया कुछ? ये 15.6 था, मैं गलती से लिख गया था कल, मतलब जान के लिखा था, लेकिन कहा था क्या, ओहो मैंने लिखा था 15.6 डेप्शन। फिर आपने कहा था नहीं सर एस्टिमेट, ओहो अगर एस्टिमेट चेंज ना होता तो ये डेप्रिसिएशन होती, तो एस्टिमेट चेंज हो गया तो ये डेप्शन आई, तो एस्टिमेट चेंज की वजह से डेप्रिसिएशन बढ़ गई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है ना, तो सही है। जिनको समझ नहीं आया फिर अल्लाह मालिक है, इतनी दफा कर चुके हैं ये काम जी। कितना 20.4, ऊपर बेटा 36 और 15.6 लिखा हुआ है, तो इसी को देख लिया करें। 20.4 जी, डेप्रिसिएशन में इंक्रीज आया कि डिक्रीज? डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुई है, ठीक है, ओके। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 20.4 से बढ़ गया, जिस एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट 20.4 से कम हो गया, ठीक है। अब ये करंट ईयर इज ओवर, ठीक है। अब फ्यूचर ईयर्स के अंदर आपने जस्ट बगैर सोचे समझे उलट कर देना इसको, क्योंकि आपको याद है हमने सोच सोच के समझ के प्रूव कर करके 3 4 5 सवाल किए थे, ठीक है ना, उससे नतीजे पहुंचे थे कि बस होता तो ऐसा ही है, परिचय में टाइम जाया नहीं करना। लो भाई, तो करंट ईयर के प्रॉफिट में डिक्रीज आया, बोलो डिक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट्स और इंक्रीज इन फ्यूचर ईयर प्रॉफिट्स 20.4, ठीक है जी। ये नोट्स आपके हो गए, सब नोट्स पूरे विद एडिशनल वर्किंग्स, ठीक है जी। ये आपके सवाल का हिस्सा था, जल्दी करें, फिर अप्रूवल 5 मिनट में करके फिर छुट्टी। कौन सी? ये नहीं, कल नहीं करवाई थी, मैंने काट दिया था इसको, वहां पे करनी भी नहीं थी, करनी ही यहाँ पे थी, वो लिख के काटा हुआ है। हाँ तो बस वो नहीं करना था ना, अगर करना था तो ऐसे ही करेंगे ना पर्चे में बेटा, पर्चे में वो नहीं करना। वर्किंग 360 पे पहुंची हुई थी, ये 360/23 सोच के यहां पे करना है, बस वहां पे तो नहीं करना। ओके, हेडिंग दें, कल करेंगे अब इंशाल्लाह रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से रिवैल्यूएशन या कोई और चीज। फिलहाल थोड़ी सी बात अगले 5 7 10 मिनट जो है, 5 मिनट है। एक्रूअल का टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है बच्चों इंट्रो में, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ चले जाए क्लास। अजीब लोग हैं यार, मैंने सवाल किया है उसका जवाब दें, पीआरसी करके आ रहे हैं, फजूल में नहीं की तो बेटा फिर देख लेंगे ना, वही करवा, ठीक है। ये जो मेहमानाने ग्रामी आया ना, जो 4 ने हाथ खड़ा किया 10 बैठे हैं, ठीक है ना, ये खामोशी से बैठेंगे, ओके। पढ़ा है नहीं पढ़ा है मेरी इससे कतई नजर, मैंने ये 2 दिन में पढ़ाना है। उसकी वजह ये होती है कि एक्रूअल का टॉपिक हर उस्ताद अपनी मर्जी से अपने तरीके से करवाता है, सारे तरीके बिल्कुल सही हैं, सारे तरीके इफेक्टिव हैं, लेकिन अब ये सारे तरीके हम एक क्लास में लेकर नहीं चल सकते, ठीक है। नो सर, किसने बोला था वैसे? बाद में मिलो क्लास के बाद में, ठीक है ना। अच्छा, तो आवाज ज्यादा आई थी, हाँ। अच्छा जी, तो वो सारे मेथड्स को एक क्लास के अंदर चलाना मुमकिन नहीं होता, सही तो सारे ही हैं, लेकिन हम किसी एक मेथड से ही क्लास को चला सकते हैं ना। तो इंशाल्लाह तकरीबन 2 से 2.5 लेक्चर कम से कम मेरे इस टॉपिक पे लगने हैं, नए सिरे से एक तरह से करवाया जाता है, ठीक है। तो जिसने जिस तरह से भी किया है वो सही है, लेकिन अब फिलहाल आप लोगों ने उसको भूलकर इस तरीके से कर लेना है जिससे हम इस क्लास में करेंगे, ठीक है, ताकि हम, क्योंकि ये चलना है IAS 23 शुरू करने से पहले इसको जरा थोड़ा सा टच आना है इसका, इसको जो है वो डिस्कस करना जरूरी है। फिर उसके बाद हर टॉपिक में इसने चलना है, तो जहां जहां पर ये चलेगा, ये टॉपिक आएगा, वहां वहां हम इसी तरीके से इसको करेंगे जैसे आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, एक्सपेंस कब हम रिकॉर्ड करते हैं? बचपन में पढ़ा आपने, उस्तादों ने आपको ये पढ़ाया कि हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या कर रहे हैं, अगर हमने कोई सर्विस यूज अप कर ली है या कोई गुड्स यूज अप कर ली है, रिसीव कर ली है, कंज्यूम बेसिकली कर ली है, उसे क्या कर सकते हैं हम? एक्सपेंस। उसको क्या कहते हैं हम? एक्सपेंस। क्या मतलब? आपने 1 महीना बिजली इस्तेमाल कर ली, 1 महीना खत्म होने के बाद वापडा वालों ने आपको बिल भेजा, क्यों भेज लिया उन्होंने? क्योंकि आपने बिजली कंज्यूम की है, तो फिर आप भी क्या कहेंगे? हाँ, हमारा एक खर्चा हो गया जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कब इनकर होता है और आपने कब रिकॉर्ड करना होता है? इनकर कब होता है? जब आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली,
तो आपने एक एक्सपेंस कर दिया, इनकर हो गया, ठीक है। अब जब ये इनकर हो गया है तो इसको रिकॉर्ड करो। ये मुलाजिम रखा, आपने पूरा महीना उससे सर्विसेज ली, महीने का एंड हुआ, वो तनख्वाह लेने आ गया, क्या वो हक पे है? बिल्कुल हक पे है। आपका एक खर्चा हो गया है, नाम उसका है सैलरी एक्सपेंस। इनकर हो गया खर्चा कब? जब सर्विसेज दे ली एम्प्लॉइज ने एक महीना। तो अगर सर्विसेज दे ली है उसने तो आप खर्चा रिकॉर्ड करो, नाम क्या है खर्चे का? सैलरी एक्सपेंस। दो होगी एग्जांपल्स, पहला इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा सैलरी। तीसरा, आपने एक दुकान ली किराए पे और एक महीने तक उसमें आपने दुकान अपनी चलाई, यानी उस दुकान को इस्तेमाल कर लिया। महीने के बाद दुकान मालिक आया और आके उसने बोला मुझे किराया दो, क्या वो हक पे है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपने एक महीना सर्विसेज यूज कर ली, उसकी बिल्डिंग यूज कर ली है, तो एक महीने के एंड पे आप कहेंगे कि हाँ जी हमारा एक खर्चा हो गया, एक एक्सपेंस इनकर हो गया। क्या इनकर होने का मतलब क्या है? सर्विस यूज अप कर ली। अब अगर इनकर हो गया तो रिकॉर्ड करो। तो एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करते हैं? व्हेन इट इज इनकर्ड, व्हेन इट इज इनकर्ड। और इनकर्ड का मतलब क्या होता है? गुड्स के केस में या सर्विसेज के केस में जब हम उनको यूज अप कर लेते हैं, यानी कंज्यूम कर लेते हैं। गुड या सर्विसेज जब यूज अप कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, तो एक्सपेंस इनकर हो गया, उसको क्या कर लो? रिकॉर्ड करो। कैश पे करो चाहे ना करो, ये मटेरियल है। क्योंकि कैश पे होने पर अगर एक्सपेंस रिकॉर्ड करो तो फिर तो आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज कर रहे हो, एक्रूवल यूज नहीं कर रहे हो। बात समझे हो? यानी आपको बाबदा की तरफ से बिल रिसीव हो गया, आपने पे नहीं भी किया, इस महीने का बिल है तो इस महीने का एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। आप कहोगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट। अगर पे कर दिया है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट करोगे, पे नहीं किया तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट इलेक्ट्रिसिटी पेबल क्रेडिट करोगे। आपने सर्विसेज यूज कर ली एम्प्लॉय की तो आप सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। कैश पे कर दिया तो एंट्री करोगे सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, नहीं किया तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। आपने दुकान को इस्तेमाल एक महीने के लिए इस्तेमाल कर लिया, अब रेंट इनकर हो गया है, रिकॉर्ड करना लाजमी है। कैश पे कर दोगे तो एंट्री करोगे रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, नहीं पे करोगे तो एंट्री करोगे रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेबल क्रेडिट। बात समझे हो? ठीक है। अब ये वाली बातें थोड़ी सी जहन में रखते हुए हम इधर आए और हमने देखा, मिसाल के तौर पे हमारा साल है 2022, ठीक है। अब 2022 के अंदर अगर हमने सर्विसेज यूज कर ली हैं, 2022 में हमने सर्विसेज यूज कर ली हैं, लेकिन हमने अभी तक उन सर्विसेज के अगेंस्ट पेमेंट नहीं की, तो क्लोजिंग डेट पे खड़े होकर हम खुशी महसूस करेंगे या गम? लायबिलिटी फील करेंगे या एसेट? लायबिलिटी हम पे, सर्विसेज यूज कर चुके हैं लेकिन उसके अगेंस्ट अभी पेमेंट नहीं की, ठीक है। तो मैं अगर आसान अल्फाज में इस एग्जांपल में, मेरा करंट ईयर कौन सा है? 2022 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 2022 के हिसाब से क्लोजिंग डेट पर पेबल कब आएगा? जब इस तरह से लिखा हो मैंने कि सर्विसेज आर यूज्ड अप, यानी कंज्यूम्ड। गुड्स भी हो सकते हैं लेकिन मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। फिलहाल मुश्किल तो ये है, सर्विसेज आर यूज्ड अप यानी कंज्यूम्ड इन 2022। सर्विसेज कब यूज करनी है जी? 2022 में। बट कैश विल बी पेड इन 2023। तो फिर क्या हुआ? ये हमारा साल अगर 22 हो तो क्लोजिंग डेट पे हम पे ये लायबिलिटी है। क्लोजिंग डेट पे हम पे क्या है? लायबिलिटी है। क्लोजिंग में पेबल लायबिलिटी है। क्यों? सर्विसेज यूज कर ली हैं, पैसे अभी तक नहीं दिए, ठीक है। ऐसे ही अगर ओपनिंग पेबल की बात करेंगे तो वो क्या होगा कि सर्विस वर यूज्ड अप इन पिछला साल इन 2021, बट कैश विल बी पेड इन 2000। और मैं 2022 के पर्सपेक्टिव से हर चीज को देख रहा हूं ना, तो मैं 2022 जैसे ही दुकान ओपन करूंगा वो आ जाएंगे, मेरे मुलाजिम आ जाएंगे जी सैलरी दे। फिर क्या हुआ? सर पिछले साल सर्विसेज दे दी थी, पैसे नहीं आए थे, तो पिछले साल के एंड में जब क्लोजिंग में पेबल था वो साल के स्टार्ट में पहले दिन क्या हो जाएगा? पेबल। ऐसे ही वैसे ये लेजर मैंने पिछली क्लास बना दिया, लेकिन आपकी क्लास पर दोबारा कल बनाऊंगा, टाइम खत्म हो गया, बस ये दो बातें सुने और फिर छुट्टी करते हैं। ऐसे ही होमवर्क दे दिया ना, कौन सा? हाँ 70, गुड, ओके। सुने, और अब ना आप क्वेश्चन बैंक 1 भी आप कर सकते हैं, 2, 3, 4 में 2 में शायद मसला है, वो फिर कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक 1 IAS 36 का और IAS 16 का होमवर्क दिया। सुनो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अभी खर्चा इनकम नहीं करते, यानी गुड्स या सर्विसेज यूज अप नहीं करते, पैसे पहले दे देते हैं। तो ऐसे केस के अंदर आप एक खर्चे को प्री पे कर रहे हैं। आप सारे, कोई पोस्ट पेड वाला है, पोस्ट पेड वाले मोबाइल वाला कोई इक्का दुक्का शायद हो, इल्ला माशाल्लाह, सारे के सारे मोबाइल को प्रीपेड इस्तेमाल, प्रीपेड सारे फीन है ना सारे। प्रीपेड सारे फीन का मतलब क्या है? आप लोग पहले पैसे मोबाइल में भरते हो फिर उनको यूज करते हो। ऐसा नहीं है एक महीना आपने कॉलें कर ली लातादाद, ठीक है, और उसके बाद जब बिल बना तो उसके बाद पे कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। होता है वैसे, लेकिन आप लोग तकरीबन सारे कौन से हो? प्रीपेड सारे फीन। क्या मतलब? पहले आप कार्ड खरीदते हो, लोड करते हो, या बैलेंस खरीद कर लोड करवाते हो दुकान से, तो वो पैसे आपने पहले पे किए और आपके पास एक बैलेंस आ गया। अब इस बैलेंस को आपने यूज करना शुरू किया, तो प्री पे किया फिर कंज्यूम किया, पहले पे किया फिर कंज्यूम किया। तो जिस दिन आप बैलेंस लोड करा के मोबाइल में आते हैं उस दिन आप ऐसे करते हैं, है ना, मोबाइल पैसे निकालते हैं। किसको कॉल करनी? मैं करता हूं कॉल, है क्या मतलब? आपके पास एक रिसोर्स पड़ा हुआ है, क्या है? रिसोर्स, ठीक है। आपने 5-6 महीने का किराया एडवांस पे कर दिया। अब आप छुप के नहीं गुजरते, जब आप निकलते हैं सुबह क्लास के लिए, मकान मालिक को देख के कैसे, क्यों क्यों 6 महीने किराया उसको दिया हुआ, टेंशन ही कोई नहीं आपको, और अगर किराया उसने लेना है तो
निकल जाए जरा सुबह सवेरे सवेरे, उसके आने से पहले, है ना, होता है ना ये, ठीक है। तो प्री पेमेंट क्या होती है, हम 22 के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। 22 के पर 22 में क्लोजिंग प्रीपेड कब होगा, क्लोजिंग प्रीपेड कब होगा, बोलो आप बोलो, और बोलोगे तो कुछ 22 में कैश पे कर दिया, सर्विसेज यूज अप नहीं की, तभी तो प्री पे किया ना। 23 में सर्विसेज यूज करोगे, हमने कहा कैश इज पेड इन 2022, बट साहब नीचे, बट सर्विसेज विल बी यूज्ड अप इन 2023। तो फिर 22 के एंड में जो पेमेंट कर दी है, ये क्लोजिंग में प्री पेमेंट है। प्री पेमेंट एक एसेट होता है, जैसे ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी टू पे कैश, और ये क्या है, एसेट, रिसोर्स है। राइट टू रिसीव कैश नहीं, सर्विसेज, राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर। तो ओपनिंग प्रीपेड कर लोगे आप, है जी। ओपनिंग प्रीपेड क्या मतलब, साल के पहले दिन प्री पेमेंट क्या मतलब है, पिछले साल कैश पे किया था, ठीक है, सर्विस इस साल देनी है, तो साल के पहले ही दिन एसेट जी। कैश वॉज पेड इन, ऐसे कह देते हैं, इस भी चलेगा वैसे, कैश वॉज पेड इन 2021, बट साहब सर्विसेज विल बी यूज्ड अप इन 22। तो फिर 22 के पहले दिन ये क्या होगा, अच्छा देखो कल इंशाल्लाह ये लेजर बनवाऊंगा, तो इधर देखो पेबल क्या है, पेबल क्या है, लायबिलिटी, निकलना शुरू कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, पेबल, लायबिलिटी और प्री पेमेंट एसेट, ठीक है जी। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 71 है, और क्वेश्चन बैंक 1 भी अब आप कर सकते हैं, IAS 36 का। एमसीक्यूज काइंडली कर लीजिए, इस वक्त डिस्कस होने पर समझ नहीं आएंगे। अल्लाह हाफिज।